Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying well. Today I'm going to do center of mass and this is going to be the fifth lesson on the center of mass. आज का वीडियो लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस. द रीजन बीइंग आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, द क्वेश्चंस दैट यू गोना कम अक्रॉस वुड बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो आज जान लेते हैं कि आज हम लोग करेंगे क्या क्या एंड व्हाट वी हैव डन सो फार. So far we have spoken about the center of mass of the two particle system, multiple particle system, continuous body, for example ring, disk and semi disk and stuff like that. हमने उस पे काम कर लिया है and we had also done quite a good number of questions based on that. आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें I'm going to try and cover up 3-4 concepts. One, displacement of center of mass. Second, velocity of center of mass, acceleration of center of mass and momentum of center of mass, followed by conservation of the linear momentum and retainment of the center of mass. So today I'm going to try and cover up these things. अगर हो पाया in this video lesson, जो कि हमारा on an average 30 to 40 minutes का कीप हो पाया तो बहुत अच्छा, और इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो आज मैं बहुत ही स्लोली जाने वाला हूं एंड आई बिलीव आप भी मेरे साथ आराम से चलेंगे और धीरे धीरे हर एक चीज को समझोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी पे मिलने वाले हैं. ठीक है जी. अच्छा, एक बात और बिफोर आई मूव ऑन. Look, I know my videos are not seen by a lot of people because I have just started, but what is important to me is whoever sees my video, is that making him or her gain something, learn something. कि ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ बना रहा हूं और लोगों को कुछ इससे सीखने को नहीं मिल रहा है. Like you guys need motivations, similarly हमें भी motivation चाहिए होता है, and our motivation is to understand whether you guys are learning it or not. तो प्लीज आप कमेंट में करके बताओ कि आपकी वीडियो लेसन से कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं. इसमें कोई बुरी बात या दिक्कत बात नहीं है और इसमें आपका कुछ भी ज्यादा समय का बर्बाद भी नहीं हो रहा है, बट इट डेफिनेटली गोना मोटिवेट मी. ये मोटिवेशन जरूरी होता है टू कीप थिंग्स गोइंग फर्दर. ये बात समझ रहे हो आप लोग ना. तो इफ यू लाइक माय वीडियो, ऑफ कोर्स यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को पता चलना चाहिए कि नो मैटर 10 लोग ये देखे, 20 लोग ये देखे, 100 लोग ये देखे, बट जो भी देख रहे हैं क्या उनके लिए कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं. ये बात आपको भी थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए होता है. ठीक है जी. ओके, हैविंग सेड दिस, आज फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज बहुत कुछ हम लोग को डिस्कस करना है और इसमें टाइम तो लगेगा ही. Now the first thing guys I would like to tell you that if you have not seen the previous videos, आप उन वीडियोस को देखकर आओ ताकि समझने में आसानी होगा और अच्छे से बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी मैंने दे रखा है, आप उसको प्लीज देख कर आना. ये आपके फायदे की बात है, आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है. नाउ पहला चीज जो हमको समझना चाहिए बच्चों कि हमने देख रखा है कि पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. हमने क्या देखा था कि समेशन ऑफ m r अपॉन समेशन ऑफ m. नाउ दिस r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स. वो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास और हमने इसको देख लिया. अच्छी बात है. लेट मी डिफरेंशिएट दिस. इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद फंक्शन विद टाइम t. तो dr cm अपॉन dt आई कुड राइट एज व्हाट, समेशन ऑफ m dr dt, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, अपॉन समेशन ऑफ m. नाउ dr अपॉन dt क्या हो गया? तो इस t को हम उड़ा सकते हैं क्या, कैंसिल कर दो. तो अपने को क्या मिल गया, dr सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ m dr ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल अपॉन समेशन ऑफ m. इफ यू रिमेंबर द काइनेमेटिक्स का मेरा पहला या दूसरा वीडियो लेसन मैंने बताया था कि चेंज स्मॉल इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, instantaneous change in the position vector. Instantaneous change in position vector, right? Instantaneous change in position vector could also be given as instantaneous displacement of that particle. ये मैंने काइनेमेटिक्स के दूसरी या तीसरे लेक्चर में या फिर फर्स्ट लेक्चर में ही बताया होगा, अगर आपको देखना है, समझना है वो कॉन्सेप्ट. क्योंकि देखो, इफ यू आर लुकिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके एक एक बारीकी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बन ही जाएंगे इफ यू हैव सम गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. अगर कोई मुझसे बोले कि आज भी आप क्या सीखना चाहते हो, और अभी भी मैं जब अपने स्टडी करता हूं, सेल्फ स्टडी, तो मैं कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देता हूं, कुछ कहीं नया सीखने को मिल जाए या फिर अगर हम जो भी जानते हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए.
समझ में आ रहा बात? फिर इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स पे प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करते हैं, बट द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये बातें अगर देखनी है तो मैं लिंक में वो डिस्क्रिप्शन वीडियो भी डाल दूंगा, आप देखना। नाउ मेरा पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस स्टफ इज कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन द पोजीशन वेक्टर कुड बी गिवन एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास could be given as summation of m and instantaneous displacement of each particle, individual particle upon m। और वापस से बच्चों इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इफ आई इंटीग्रेट दिस बैक तो अपने क्या मिल जाएगा? अपने को मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज समेशन ऑफ m पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल और a। तो आपको ये क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा और समझ में आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्लोली जा रहा हूं, आप इसको समझो। और अगर इस चीज में कि हाउ डी आर इज इक्वल टू ds, आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको ध्यान से देखना, जरूर देखना। देखो 24 आवर्स से उसको जितना मैक्सिमम यूज कर सको अपने नॉलेज को गेन करने में, इंप्रूव करने में, वही आपको आगे चल के काम देगा। अननेसेसरी तामझाम, वेस्टिंग टाइम हियर एंड देयर, दोस्त यार, ये सब दोस्तों काम नहीं देगा। इट्स गोना बी जस्ट यू एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड योर नॉलेज दैट यू हैव अर्नड एंड गेन्ड। हाँ, इस एज में समझना मुश्किल होगा, तो अगर जो समझ पाएंगे उनको आगे फायदा होगा, जो नहीं समझ पाएंगे उनको आगे लाइफ में जाकर स्ट्रगल्स का सामना करना होगा। तो ध्यान रखना अपनी बातों को, मेरी बातों को, सॉरी, कि आप अभी टाइम स्पेंड अपने ग्रोथ में करें, ना कि किसी और के बारे में सोचने में वो सब टाइम स्पेंड आप ना करें। Anyways, now what is the point of telling you this thing? The position of center of mass could be given as summation of the product of the individual masses and their displacement over the total mass। हम उसको देखते हैं। अच्छा, to make you understand this concept in detailed way, in better way, एक एग्जांपल का सहारा मैं आपसे अभी लूंगा। Let us suppose कि एक मेरे पास मास है, कितना ले लो, 2 kg ले लो, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमारा वो इनिशियली मान लो कि है वो 1,0,2, और यहां से वो शिफ्ट करके आ जाता है लेट्स सपोज 3। अब 2 ही में रखते हैं ना, 2 ही में रखो, चलो 3 का भी वही रूल है, तो क्यों बेकार में अपना हम काम को बढ़ाया जाए ना। तो लेट्स सपोज 3,4 पे आ गया। सो मास 1 ऑफ 2 kg इनिशियली एट पोजीशन 1,0 is now shifted to a new position which coordinate is 3,4। एक और पार्टिकल है हमारे पास, लेट्स सपोज मास 2, जिसका वेट इज लेट्स सपोज 3 kg, इनिशियली -1,2 पे था, और अभी उसको हमने शिफ्ट किया लेट अस सपोज एनी पोजीशन व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज x, y। नाउ इन डूइंग ऑल दिस प्रोसेस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन डूइंग ऑल दिस प्रोसेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेट्स सपोज, हम मान लेते हैं कि भैया 3i कैप प्लस 4j कैप हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ द सेकंड मास। आपको निकालना है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। आपका क्वेश्चन हो गया फाइंड x एंड y। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का कहानी पे हम लोग डील कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, हम उस पे इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो फटाफट इसको हम लोग साथ में करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हम साथ में करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में हम देंगे आप उसको डू इट ऑन योर ओन। देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट वी हैव गॉट इज 3i, प्लस 4j। अपनी को ये दे रखा है, वी नीड टू फाइंड दिस, वी हैव दिस, तो कहीं ना कहीं मेरे को वो x एंड y का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत अच्छे। तो आई नो दैट displacement of center of mass is given as summation of individual masses and their displacement upon total mass का summation, ये अपने को पता है। अच्छी बात है, तो देख लो फटाफट, यहाँ पे कितना हो गया आपका 3i कैप प्लस 4j कैप इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बच्चों m1 x1, तो पहले तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं s1, तो कितना हो जाएगा 3 - 1 2i कैप, 4 - 0 प्लस 4j कैप, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज गोना बी x माइनस ऑफ -1, तो बच्चे हो गया x + 1 i कैप। फटाफट करेंगे इसको, y - 2 j कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड मास जिसका वैल्यू 3 kg है। तो अपने को तो सारे डेटा ऑन द स्क्रीन है,
फटाफट इसको हम कर लेंगे, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। तो लिख लो m1 2 kg, डिस्प्लेसमेंट 1 दैट इज 2i प्लस 4j प्लस m3 कितना है, सॉरी m2 कितना है 3 kg, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना है x प्लस 1 i कैप प्लस कितना है y माइनस टू j कैप, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल मास तो वी नो ऑलरेडी 3 प्लस 2 5। तो दिस इज गोना बी द रिलेशन, और इससे आप सॉल्व कर लोगे, i को i से इक्वेट करोगे एंड वी गोना इक्वेट j टू j, इजीली मिल जाएगा। तो फटाफट हम गोना सिंपलीफाई दिस, मैं एक बार में कर देता हूं इसको, 2 प्लस 2 टाइम्स 2 4i कैप, और इस तरफ कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, तो हो जाएगा बच्चों आपको 4 प्लस 3 प्लस 3x i कैप। So this is going to be the I coordinate. I believe I'm going good. कुछ भी हमने मिस्टेक यहाँ पे नहीं किया है। देख लो j का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 8, इधर हो जाएगा 3y माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस 3y आपका हो गया j कैप, और नीचे में 5 है तो 5 I'm going to take this side, तो कितना हो जाएगा 15i plus 20 j कैप। Now let us equate the I component and let us equate the Y component. That way we're going to get the value of x and y respectively. So this is going to be how much? 7 plus 3x should be equals to 15. So 3x should be equals to how much? 8. That means x is going to be 8 upon 3. So we have got the x coordinate of the new position of second mass. Likewise, you can easily get the y coordinate. So 2 plus 3y should be equals to how much? 20. So 3y is going to be 18, and that way y is going to be 6. So the new coordinates of the new position should be given as 8 upon 3, 6. बच्चों वो आपका हो गया आंसर। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करा है। चलो हैविंग डन दिस, फटाफट हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन केस यू कुड नॉट नोट इट डाउन। आप इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे। ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, धीरे धीरे हम इसको सभी को सीखते जाएंगे, और भरोसा रखो एक बार आप सीख गए तो आपको बहुत ही मदद करने वाला, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग गुड क्वेश्चंस, और आपके काम को आसान करता है। इफ यू कैन जस्ट टेस्ट इट आउट, मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको जो कि मैं काइनेमेटिक्स के मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से करना, और दूसरा इस सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से करें। यू विल फील द डिफरेंस बिटवीन द इजीनेस, आपको उसमें आपको इजीली फर्क दिख जाएगा। एंड लाइकवाइज वी हैव वन मोर चैप्टर दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत हमारे काम में आता है टू रिड्यूस आवर वर्क। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और वेलोसिटी, क्योंकि अभी तक हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, अब हमने बात किया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नाउ सिंस वी हैव द डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी होना जरूरी है, देन ओनली वी कैन हैव द डिस्प्लेसमेंट। नाउ वेलोसिटी भी दो तरीके का होगा, यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड, और डीएक्सेलरेटेड व्हिच वी कॉल एज नॉन यूनिफॉर्म। तो दो बातें और वी शुड नो, दैट वी कैन हैव द वेलोसिटी इन द सेंटर ऑफ मास एंड वी कैन आल्सो हैव द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हमारी चर्चा उस तरफ आगे बढ़ेगी, हम थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। अब देखो, आई नो दैट फ्रॉम हियर, अगर इसी को मैं डिफरेंशिएट कर लूं बच्चों, इफ आई डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा dr सेंटर ऑफ मास अपॉन dt, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, summation of m dr upon dt upon summation of m। dr upon dt gonna give you what? या फिर इसको इधर से कर लो, आप यहां से कर लो, इसको इधर से कर लो, यहां से कर लो, ज्यादा समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इफ यू डू दैट, यू शुड बी गेटिंग व्हाट? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, that should be equals to summation of mass and velocity of each particle upon summation of m। तो बच्चों ये आपको देता है velocity of center of mass, ये आपको देता है velocity of center of mass। यहां से एक बात और निकल के सामने आ सकती है, mass into velocity is going to be the momentum of that particular particle, है ना, वो उसका मोमेंटम दिखाएगा। तो एक चीज यहां से देख लो, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, दिस साइड, तो क्या हो जाएगा summation of m velocity of center of mass is equals to summation of mv। Summation of this is going to give you what? Mass of the total system times velocity of center of mass, and that is going to be equals to how much? Summation of mv। और mv को क्या लिख सकते हैं? Momentum of one particle।
मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल को हम लोग लिख सकते हैं p। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना अच्छा बात है ना। तो एक आपका हो गया, दिस इज गोना बी मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, क्योंकि हमने सारे मोमेंटम को वेक्टरली ऐड कर लिया है ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ ईच पार्टिकल। और एक आपका दिखा रहा है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों दैट मींस इट इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक चीज तो बहुत ही अपने को समझ में आ गया कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, दैट इज गोइंग टू बी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम सेम होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ऑन द स्क्रीन है। एक और फैक्ट अपने को यहां समझना चाहिए। लेट अस सपोज कि इफ आई हैव अ बॉडी, all the particles of this system, let's suppose they possess the velocity of v, सभी particles के पास सेम ही velocity है, all the particles have the same velocity, then that would be the velocity of center of mass। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको लिख लो। ए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे कुछ क्वेश्चंस में we gonna use this। if लिखो आप, if all elements or all particles of the system has same velocity, then that velocity is velocity of center of mass। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। मीनवाइल I'm gonna change the marker, वो द एंड होने के कगार पे आ गया है। अगर एवरी पार्टिकल्स का वेलोसिटी उसके इक्वल है, देन दैट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको धीरे धीरे इसका यूजेस, बेनिफिट और इसका जो एडवांटेज है आपको समझ में आएगा विद द प्रोग्रेस ऑफ द क्लास। आप उसको नोट करो। मीनवाइल आई एम गोना मेक सम फ्री स्पेस फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। अभी तक हमने क्या देख लिया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लिया, हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लिया, एंड आल्सो जस्ट नाउ वी हैव सीन द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि पूरे सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होता है। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे कंक्लूजन यही निकल सकता है बच्चों कि इफ समवन आस्क्स मी टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, अपने को क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालने बोले तो मेरे को बोलता है, देन आई जस्ट नीड टू फाइंड द मोमेंटम तो सेंटर ऑफ मास, ऑटोमेटिकली अपने को सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम थोड़ा और भी आगे बढ़ाएंगे, बट एक वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एक पे हम वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास पे देखते हैं। तो हमने क्या देखा? वी हैव सीन दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज mv ऑफ इंडिविजुअल समेशन ऑफ दैट अपॉन द समेशन ऑफ मास। हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है। लेट अस से बच्चों कि एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक मास है, कितना ले लो इसको? 1 kg का ले लो और 2 kg ले लो। एक मास 2 kg है जिसके पास वेलोसिटी है, लेट्स सपोज v1, दैट इज गिवन एज -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हम 3 डायमेंशन में इसको देख रहे हैं, इसके पास ऐसा कुछ वेलोसिटी है। एक और मास ले लो 2 kg, 3 kg का मास ले लो, इसके पास वेलोसिटी है लेट्स सपोज 2i कैप और -j कैप प्लस और -2k कैप, इसके पास ऐसा वेलोसिटी है। नाउ द क्वेश्चन टू यू इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपको फाइंड करना है। दिस इज व्हाट यू गॉट टू फाइंड। आप एक ट्राई करो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया है, आई बिलीव आप इसको कर पाओगे, कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं, है ना? आप इसको इजिली ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी, चलो तो हम थोड़ा इसको फटाफट करने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ, फिर से देखो और मेरे को बताओ कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। कुड यू प्लीज गिव मोर एग्जांपल्स? आप उसको कुछ और तरीके से समझा सकते हो क्या? इफ आई गेट टू नो दिस आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड विद सिंपलर एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है मेरा? आपको समझाना। आपका अल्टीमेट गोल है समझना। अगर हम दोनों का गोल्स सिंक्रोनाइज करता है, सेम रहता है, तो मामला अच्छा रहेगा। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल मजे में इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें आएगी नहीं।
ठीक है जी, तो इसको हम साथ में मिलके इसका सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मेरे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1, लिख लेते हैं पहले m1 v1 वेक्टर फॉर्म में, m2 v2 और अपॉन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दो ही मास हमने लिया है। वी कैन हैव मल्टीपल मासेस, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू एंड द क्वेश्चन सेटर। हमने दो मासेस को लेकर आगे बढ़ा है। नाउ m1 इज हाउ मच, कहां गया 2 kg। सो वी कैन हैव व्हाट, i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। वी कैन डू दैट। तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूं 2 into -1 कितना हो गया -2 प्लस 6, 3 times 2 6, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो समझ लोगे है ना। -2 प्लस 6 4 i कैप, ऑल गुड। 2 times 2 2 हो गया, 3 times -3 सॉरी -1 तो -3, so 2 minus 3 is gonna be -1 minus j cap हो गया। 2 times 1 is 2, 3 times of -2 is gonna be -6, तो आपका क्या हो गया बच्चों 2 minus 6, तो आपका हो गया -4 k cap, -4 k cap upon mass 5 kg हो गया। so this is gonna be the velocity of the center of mass। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपन को, इफ आई वांट द मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम इसको कर सकते हैं, खूब मुश्किल वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 16 रूट ऑफ दैट अपॉन 5, तो रूट ऑफ 33 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हमारा काम हो गया खत्म इसमें। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है बेहिचक, बी शेमलेस इन आस्किंग द डाउट्स। डाउट्स पूछने में हमेशा सबको बेशर्म की तरह होना चाहिए, है ना। अब ऐसा मत पूछना कि कटप्पा बाहुबली वाला एग्जांपल तो भी पुराना ही हो गया है। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं ना। इसमें मैं ना कुछ आपको और समझाऊंगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में। आई एम गोना डिस्कस समथिंग मोर, बट इसके पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। थोड़ा और इस पे डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट, डिस्कशन करना हमारा थोड़ा इस पे और भी बनता है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और, हमने वेलोसिटी देख लिया, वी हैव आल्सो सीन द मोमेंटम। अब हम थोड़ा एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं, है ना। इसको थोड़ा भैया साफ कर लो। आई एम श्योर कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, या सम गाइस वर सेइंग सर व्हाई डोंट यू बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड, क्यों नहीं लेते हो? ठीक है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको समझना आना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं कि डिजिटल बोर्ड लेने से कुछ ज्यादा ही दुनिया चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ होता नहीं है। या दैट मेक्स लिटिल बिट मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एनीवेज, अब हम थोड़ा मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। सो जस्ट नाउ वी हैव सीन समेशन ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is all about summation of mv. This is what we had seen. Now बच्चों, this is gonna be how much? This is your momentum of the center of mass। तो आप इसको लिख सकते हो momentum of center of mass। बट मेरा काम क्या है, I'm not focusing on the momentum, ऑलरेडी हमने देख रखा है। इसको डिफरेंशिएट कर दो with respect to t। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट with respect to t, इसके साथ डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो दिस इज कांस्टेंट, इसको हटा दो। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू t इज गोना बी समेशन ऑफ मास dv इंडिविजुअल पार्टिकल का वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ये मार्कर भी हमारा गेम ओवर हो गया है, कुछ और मार्कर निकालते हैं। नाउ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। इट मींस समेशन ऑफ m, acceleration of center of mass is going to be given as m times acceleration of each particle का summation। अच्छी बात है। तो यहां पे एक बहुत ही अच्छी बात अपने को समझ में आ रही है। we are going to understand one thing कि this is what total mass of the system, acceleration of center of mass, and this is going to be summation of m into a। अच्छी बात है। ओके, so this is the acceleration of the individual particle, you know, this is the acceleration of each particle, acceleration of individual particle, acceleration of individual particle। देखो इसमें थोड़ा सा अपने को समझने की और जरूरत है, भी थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको रिसाइट करना नहीं कि भैया ये थ्योरी है। माय जॉब इज टू मेक यू अंडरस्टैंड इन एंड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ताकि आप उसको भूलो नहीं और खुद से उसको मॉडिफाई करके एप्लीकेशंस कर सको।
based on the given questions. ले लो कि there is a system, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, we have lot of particles. My consideration, my target is particle 1, particle 2 ले लो, एक और ले लो particle 3, आपकी मर्जी, एक और भी ले सकते हो, एक और ले लो, चलो particle 4. So when I talk about the acceleration, my focus is on this particle. If I talk about the acceleration of the particle 1, this acceleration would be because of the forces acting on it. अब forces क्या हो सकता है? ले लो कि बाहर से इस पे एक external force लग रहा है. We are having an external force on this. Now these particles will have some forces of interaction between them also. कुछ action reaction pair होगा, कुछ real forces exist करेंगे इसके अंदर. It means this acceleration will be because of the internal forces as well as the external forces. तो एक लाइन तो आप अच्छे से समझ लो इसको. Acceleration of particle 1, let's suppose particle 1 is due to F internal as well as and F external both, दोनों के कारण इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो प्रोड्यूस होगा. ठीक है जी, तो अच्छी बात है. तो हम लिख सकते हैं क्या? Acceleration m into a of particle 1 should be due to the force internal plus the force external. अच्छी बात है, ये हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Likewise, we can have so many particles. We can have so many particles भरे पड़े हैं infinite. So to find the total sum of the product of the masses and the acceleration of each particle, I have to do the summation. हम उसको on an average add करेंगे. But before that, let us suppose कि 2 के कारण इसमें force इस तरफ लग रहा होगा. Force एक ऐसा मान लो इसके 2 के कारण, और 2 पे भी there are going to be a force because of 1. वो let's suppose equal in magnitude, opposite in direction, वो इस पे इस तरफ लग रहा होगा. By the Newton's third law, we know that the real forces exists in pair. The forces on the body 1 due to 2 should be in this direction, and the force on the body 2 because of this should be equal and opposite. बात समझ में आ रही है? So these are the internal forces acting on the particle 1 and the particle 2 respectively. Likewise, all the particles will have action reaction pair में internal forces exist करेंगे. और अगर हम total force को add करते हैं बच्चों, if I add all these internal forces, summation of all the internal forces, vector sum of all the internal forces, वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि they are existing in the pair, equal opposite है, तो दोनों का sum, total sum जो होगा वो 0 हो जाएगा. तो my dear guys, if I take the summation on both the side, अगर हम sum करते हैं MA, then this part would become 0, क्योंकि बच्चों ये जो total forces internal होंगे on all the particles of the system वो 0 होगा. It means the only force that should be acting on this is going to be your F external. एक external force लग रहा है, उसके कारण एक पूरे system में acceleration हो रहा है. Let me repeat. Let me first write it down. इसको और अच्छे से हम लिख देते हैं. Summation of m, अगर a 1 की जगह I ले लें, general ले लें, mi, generalized, where I is equals to 1 to n, then that is going to be equals to the F external. F external, इस बात को थोड़ा और हम emphasize करके समझते हैं. Now, is it representing the acceleration of one particle? नहीं. That is represented by this. This is representing the acceleration of the system. इसको मैं लिख देता हूं. This is representing the, acceleration of the system. Acceleration of system. क्योंकि हम उसको sum कर चुके हैं ना. That is equals to F external. So inside the particles may or may not have the acceleration, बट ओवरऑल अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम को देखते हैं जिसमें सिर्फ एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स है बाहर से वो हो रहा है, इस तरह भी लग सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम टेकिंग दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. इसका इंटरेक्शन विद द अदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है बिल्कुल नहीं है. इट्स अ प्योरली आइसोलेटेड सिस्टम. इसके अंदर के पार्टिकल्स का सेल्फ एक्सेलरेशन हो सकता है, उसका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हो सकता है, बट इफ आई लुक एट अपॉन दिस एज अ होल सिस्टम, उसका पूरा एक्सेलरेशन जो इंटरनल है फोर्सेस के कारण वो 0 होगा. इट मींस द एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंटायर सिस्टम विल ओनली बी देयर बिकॉज़ ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. तो हम न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़ते थे बच्चों? F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. याद है? F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर आपको याद है काइनेमेटिक्स के मैकेनिक्स के स्टार्टिंग के सारे पार्ट्स हमने क्या देखा था? पार्टिकल मास सिस्टम पे किया था. पार्टिकल मास, एक पार्टिकल मास पे हमने पूरा न्यूटन्स लॉ देखा था. तो इन द न्यूटन लॉ एक्चुअली this is the force acting on a particle of mass m having the acceleration a. But अगर
If that system is a collection of the particles, एक particle mass system है जहां पे कि we have infinite number of particles, then जो कि reality में वही होता है, a marker, it is not just a particle, it's just not one point, it's a collection of particles, एक collection of points है. तो इसका center of mass हम इसका acceleration निकालेंगे, इस पे force कितना लग रहा है. It means this real way of writing this for the general use is going to be m times of a center of mass. तो प्रैक्टिकली हम जो देखते हैं और समझते हैं, है ना, वो होता है फोर्स दैट टू बी एक्सटर्नल फोर्स. ये क्या होगा बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट सिस्टम, वेयर m इज द मास ऑफ दैट सिस्टम. हम f इज इक्वल्स टू ma जो पढ़ते हैं, दिस इज फॉर वन पार्टिकल एंड दिस इज फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. ये जो हम पढ़ते हैं दिस इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है और हम इसी पे आगे बढ़ेंगे. आई बिलीव कि आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होगी. दिस इज ओनली फॉर द वन पार्टिकल सिस्टम. इसमें जो एक्सेलरेशन है दैट इज फॉर वन पार्टिकल. और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इसका इंप्रोवाइज्ड वर्जन, जो रियल वर्जन हम समझ सकते हैं, इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना ही चाहिए और इसमें कोई भी आपको शक या शंका नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. दूसरी बात आपको एक और बात आपको समझ में आनी चाहिए. इफ आई इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो f इंटू टी क्या होता है? इंपल्स होता है. a इंटू टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है. इट मीन दिस गोना बी impulse will be equals to summation of the momentum. एक बात थोड़ा समझना, अगर हम इंपल्स देखेंगे इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि v क्या हो गया? मोमेंटम. तो ये इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स. तो इंपल्स अगर जीरो होता है, इंपल्स जीरो है, इफ द इंपल्स इज जीरो व्हिच मींस एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. थोड़ा इस बात को समझना. इफ f externally zero, that's only way we can have the impulse zero. Impulse क्या होता है? Impulse is given as force into time. Small time के लिए the force acting on this. ये स्क्रीन में आ रहा है ना? Let me just check. Yeah, it's coming. Fantastic. On the border है. ठीक है. तो impulse is all about the force acting on the body for the time it was acted upon. तो अगर impulse zero है, it means force has to be zero. Time को तो zero मानेंगे, यहाँ पर नहीं. फोर्स जीरो हो गया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वुड बी जीरो. अच्छी बात है. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वुड बी जीरो. या फिर बोल सकते हैं इसको ऐसे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा, उस सिस्टम पे नहीं लग रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा. द मोमेंटम वुड बी कांस्टेंट. सो एक बात तो पहले लिख लो आप, मोमेंटम उसका हो जाएगा कांस्टेंट. आप इसको एक अच्छे से लाइन में लिख लो. इफ द एक्सटर्नल फोर्स acting on a system of particles, if the external force acting on a system of particle, then the momentum would remain conserved. Momentum constant रहेगा उसका, या तो वो जीरो हो सकता है, या फिर अगर इनिशियली कुछ मोमेंटम उसके पास ऑलरेडी है, then it will have the same momentum, उसके पास सेम मोमेंटम होगा. अब मैं इसको समझाता हूं कैसे. पहले तो स्टेटमेंट लिख लिया आपने, लिख लो स्टेटमेंट. इफ एक्सटर्नल फोर्स, समझना इसको बात को ना, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं. इफ एक्सटर्नल फोर्स acting on particle or system acting on system is zero, momentum is constant. Momentum of the system is constant. इसी को हम लोग बोलते हैं conservation of linear momentum. This is called the conservation of linear momentum. This is called the conservation of linear momentum. This is called the conservation of linear momentum. सर एक बात यहाँ पे समझ में आ गई सर कि मोमेंटम यहाँ तो जीरो दिख रहा है, आप बोल रहे हो कांस्टेंट. हाउ दिस इज कांस्टेंट एंड जीरो आर सेम थिंग. आप इसको इससे कैसे कन्वर्ट कर रहे हो? बिकॉज हियर इफ एक्सटर्नल इज जीरो, मैं इसको लिख देता हूँ. इफ एक्सटर्नल इज जीरो, मोमेंटम तो मेरे को यहाँ तो जीरो दिख रहा है. सर ये क्या बात होगी? तो फिर आप कांस्टेंट कैसे ले सकते हो? व्हाई नॉट सेइंग जीरो? हाँ, अब इस चीज को अच्छे से समझना. अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, मोमेंटम जीरो वहां पर नहीं होगा. इस बात को बिल्कुल मत समझना कि ऐसे होगा. यू शुड से एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल और द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी जीरो. एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो. ये हमारा रिलेशन है और इसी पे पूरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम लोग देखेंगे.
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इफ अगर ये पार्ट जीरो हो गया बच्चों, देन दिस पार्ट इज गोइंग टू बी जीरो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर क्योंकि क्योंकि अगर आप वेलोसिटी को जीरो कर दोगे, दैट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है ना, पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर ए जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। हम सेंटर ऑफ मास लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल पे बात नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन आई से acceleration of center of mass is zero, this means the acceleration of each particles may or may not be zero. उसका वेक्टर सम जीरो हो सकता है, बट वो इंडिविजुअल का जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। हम उस पर चर्चा इसमें नहीं कर पाएंगे, बट दिस रूल इज गोना बी एप्लीकेबल टू दैट लेवल ऑल्सो। माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक दोनों लेवल पे काम करेगा, जहां कि हमारा क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करता है, हमारा ये मॉडर्न फिजिक्स में काम करेगा। एटॉमिक लेवल पे भी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थ्योरी, कि दिस एक्चुअली वर्क्स इन द माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, दोनों लेवल पे काम करता है। मैं थोड़ा डिटेल में इसको और समझाने वाला हूं। आई वांट टू ऐड अप अ फ्यू मोर लाइंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। जस्ट लिटिल वाटर इज रिक्वायर्ड। हम इस पे और भी अभी समझ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, जो पहले था वो आगे भी रहेगा। समझ रहे हो ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। अच्छा सर, तो इसको हम कैसे समझें कि सर वो कंजर्व है? अभी दिखाते हैं आपको हम। अभी आपको इसको हम गोना रब इट, बिकॉज आई एम श्योर आपने इसको नोट कर लिया होगा। कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं, नहीं तो प्लीज पॉज द वीडियो और फिर नोट करो और मेरी बात को ध्यान से समझे ना। इस समझ में आ गया बच्चों, तो आगे का कहानी बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो, व्हेन आई से एक्सटर्नल फॉर जीरो है, एफ एक्सटर्नल अगर वो जीरो है, is zero, that implies that acceleration of center of mass is going to be zero. Acceleration zero से क्या मतलब है? हो सकता है कि initially that body had some velocity, वो जो सिस्टम है उसके पास कोई velocity था initially at time t is equals to zero, या फिर the other case is that the velocity was zero at time t is equals to zero. दोनों केस पॉसिबल है ना जी? अगर एक्सेलरेशन जीरो है, देन द बॉडी इफ इट हैड सम वेलोसिटी, इट विल मूव विद द सेम वेलोसिटी, इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा, एंड इन दिस केस इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, वो रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है जी। इफ इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके पास कुछ मोमेंटम तो इनिशियली होगा, दैट वुड बी गिवन एज mv। इसके पास मोमेंटम क्या होगा जी? जीरो होगा। ओहो हो, ठीक है सर। इफ इट हैड सम मोमेंटम इनिशियली, तो मोमेंटम बाद में भी वही रहेगा। अगर उसके पास जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगा। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड राइटिंग दिस दैट द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास वुड रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दो और भी अच्छा समझ में आएगा। मोमेंटम ऑफ द सेंटर मास कांस्टेंट करता है। कांस्टेंट का डज नॉट मीन कि वो जीरो है। कांस्टेंट मींस उसके पास कुछ था पहले, तो वो भी आगे ही वही रहेगा। और इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा बात समझ में आता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिटेनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ रिटेनमेंट ऑफ द रिटेनमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। रिटेनमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अपने को ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भैया जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो रिटेन रहेगा। कब रिटेन रहेगा? जब इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है। If when initially the body or the center of mass was at rest, अगर वो रेस्ट पे था सेंटर ऑफ मास इनिशियली, और बाद में बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस कुछ मोशन होते हैं, फिर भी सेंटर ऑफ मास उधर ही रहेगा। इट मींस आप इसको देख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वो आपका क्या हो जाएगा? उधर ही रहेगा। दैट इज गोना बी एट द सेम पोजीशन इटसेल्फ। इट मींस mr समेशन ऑफ दैट विल बी जीरो। समेशन ऑफ दैट इज गोइंग टू बी जीरो। ये आपका जीरो ही रहेगा, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे बच्चों। there's going to be no change in this। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर हम ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बट आज आपको ज्यादा समझ में आया होगा कि भैया रिटेनमेंट कब होता है? जब इनिशियली द बॉडी हैज नो वेलोसिटी, और अगर उसका मोमेंटम कम कांस्टेंट होता है जब उसके पास वेलोसिटी होता है इनिशियली।
तो आज की वीडियो में हम इधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कि अभी फटाफट आने वाला आपके पास, उसमें इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज का बहुत ही अच्छा तगड़ा आज का कॉन्सेप्ट था, आप इसको अच्छे से देखो और अच्छे से समझो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।